वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पेसिफिकली समझेंगे कि केस जब फाइल करने जाते हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे हम कंफर्म करेंगे कि हमको केस फाइल कहाँ पर करना है। स्पेसिफिकली मैं मैट्रिमोनियल केसेस की बात कर रहा हूँ। जब हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में या सेक्शन 10 में या सेक्शन 13 में या सेक्शन 13B में या सेक्शन 25 में जब हम केसेस को फाइल करते हैं तो हम कैसे जो है डिसाइड करें कि किस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हमको केस फाइल करना है। ये हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर दिस सिचुएशन। सो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जुरिस्डिक्शन होता क्या है। जैसा कि हमको पता है कि हर एक व्यक्ति का एक काम करने का एक दायरा होता है। इसी तरह से कोर्ट्स का भी अपना एक काम करने का दायरा होता है। एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें कोर्ट्स अपने पावर को इम्प्लीमेंट करता है, अपने पावर को एक्सरसाइज करता है। उसी पर्टिकुलर एरिया को ही हम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सपोज करो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का पावर है पूरे यूपी के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने पावर को एक्सरसाइज करता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो दिल्ली के अंदर अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि यूपी का जो एरिया है वो सिर्फ उसके अंडर में आता है। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हुआ वो हुआ यूपी, ना कि दिल्ली। दिल्ली के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट का पावर एक्सरसाइज किया जाता है। तो दिल्ली जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में आता है। दिल्ली हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है दिल्ली। सो बेसिकली इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्ट्स का भी एक पर्टिकुलर एरिया पर जुरिस्डिक्शन होता है। जो लोअर कोर्ट्स होते हैं या जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं उनका भी किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में ही जुरिस्डिक्शन होता है। उस जुरिस्डिक्शन के बाहर अगर कोई जो है केस फाइल करता है तो कोर्ट जो है उसको रिजेक्ट कर देगा। तो अब यहाँ पर बेसिकली हमको समझना है कि हमें कैसे डिसाइड करना है, कैसे हम कंफर्म करेंगे कि हमारा केस किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फाइल होगा। अगर हम गलत कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में केस को फाइल करेंगे तो चांसेस होते हैं कि हमारा केस रिजेक्ट हो जाता है, कोर्ट डिसमिस कर देती है या हमको जो है उसको विड्रॉ करना पड़ता है। सो इनिशियल स्टेज में ही हमें अपना केस लूज ना करना पड़ जाए, हमको उसको विड्रॉ ना करना पड़ जाए, कोर्ट उसको डिसमिस ना कर दे, इसके लिए ये ध्यान में रखना होता है कि प्रॉपर जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट में ही अपने केस को फाइल करें। तो अब बेसिकली कैसे डिसाइड करें कि हम किस कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं, कहाँ पर जुरिस्डिक्शन बनता है हमारा। इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 स्पेसिफिकली बात करता है कि आपको किस कोर्ट में केस को फाइल करना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा। सेक्शन 19 स्पेसिफिकली 5 ऐसे पॉइंट्स हमको देता है जिसके माध्यम से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा केस कहाँ पर फाइल होगा। ये पांचों पॉइंट्स क्या हैं, चलो हम इसको वन बाय वन करके समझ लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि जहां पर शादी हुई थी, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में शादी हुई थी, पति पत्नी की शादी जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हुई थी, उसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हम केस को फाइल कर सकते हैं। चाहे कोई भी केस हो, पति पत्नी के बीच में चाहे कोई भी केस हो जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आता है, उसको हम उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में फाइल कर सकते हैं जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में शादी हुई थी। सो बेसिकली ये पहला पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि पति या पत्नी कोई भी रिस्पोंडेंट जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहता है उस कोर्ट में जो है अपना केस फाइल कर सकता है। रिस्पोंडेंट कौन होता है? जिसके खिलाफ केस को फाइल किया जा रहा है। अगर पत्नी पति के खिलाफ केस फाइल कर रही है तो पति रिस्पोंडेंट हुआ। अगर पति पत्नी के खिलाफ केस फाइल कर रहा है तो पत्नी रिस्पोंडेंट हुई। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखा जाता है कि रिस्पोंडेंट किस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रह रहा है। जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रिस्पोंडेंट रहता है उसी कोर्ट में ही केस को फाइल किया जा सकता है। सो बेसिकली अब ये दूसरा जुरिस्डिक्शन हमको मिल गया, हम उस कोर्ट में भी केस को फाइल कर सकते हैं जहां पर रिस्पोंडेंट रहता है। ये दूसरा पॉइंट है। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि जहां पर पति पत्नी लास्ट टाइम एक साथ रहे थे, लास्टली जहां पर वो एक साथ रिसाइड किए थे, उस पर्टिकुलर कोर्ट में हम केस को फाइल कर सकते हैं। ये बहुत ही क्लियर पॉइंट है जो कहता है कि भाई पति पत्नी जहां पर साथ में लास्ट टाइम रहे थे उसके बाद वो साथ में कभी रहे ही नहीं, तो जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो साथ साथ सबसे लास्ट टाइम रहे थे उसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो अपने केस को फाइल कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट था। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये चौथा पॉइंट वाइफ को बहुत ही प्रिविलेज देता है। जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट में समझा कि रिस्पोंडेंट जहां रहता है वहां पर केस को फाइल करना होता है, लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है कि भाई वाइफ जहां पर रहती है,
अगर वो पिटिशनर है, अगर वो केस फाइल करना चाहती है, तो सेकंड पॉइंट जो था उसका जो है रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। वाइफ जहां पर रहती है वो वहां पर भी केस को फाइल कर सकती है। मतलब बीइंग पिटिशनर, बीइंग एज अ पिटिशनर, वाइफ जहां पर रह रही है वो वहां पर भी केस फाइल कर सकती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, जो वाइफ को ये प्रिविलेज देता है कि अगर वाइफ पिटिशनर है तो पिटिशनर जहां पर रह रही है वहां पर भी केस को फाइल किया जा सकता है। ये चौथा पॉइंट था। अब इसके बाद समझते हैं अपने पांचवें पॉइंट को। पांचवा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? पांचवा पॉइंट कहता है कि अगर सपोज करो कि रिस्पोंडेंट पूरे इंडिया में कहीं रहता ही नहीं है, या उस जगह पर रहता है जहां पर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पिटिशनर, चाहे वो हस्बैंड हो या चाहे वाइफ हो, वो उस जगह पर भी, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में भी केस को फाइल कर सकता है या कर सकती है जहां पर वो खुद रहता है या रहती है। अगर सपोज करो कि भाई हस्बैंड जो है वो पिटिशनर है, लेकिन वाइफ उस पर्टिकुलर एरिया में रहती है जहां पर ये हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होता है, या सपोज करो कि इंडिया से बाहर रहती है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हस्बैंड है बीइंग पिटिशनर वो वहीं पर केस फाइल कर सकता है जहां पर वो रहता है। और इसके साथ ही साथ पांचवा पॉइंट ये भी कहता है कि अगर सपोज करो कि रेस्पोंडेंट का 7 साल से कुछ अता पता ही नहीं है, या मान लो कि वो अब जिंदा नहीं है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी जो पिटिशनर है वो वहीं पर केस फाइल कर सकता है जहां पर वो रहता है। सो बेसिकली इन पांचों पॉइंट से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डिसाइड होता है कि केस का जुरिस्डिक्शन कहाँ पर बनता है, किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में केस को फाइल कर सकते हैं, ताकि आपका केस इनिशियल स्टेज में ही जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पर डिसमिस ना हो, रिजेक्ट ना हो, या आपको उसको विड्रॉ ना करना पड़े। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।